प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 40 को डिस्कस करेंगे। बेटा, ये आपके लोकतांत्रिक राजनीति के चैप्टर संस्थाओं के कामकाज से रिलेटेड है और इस वर्कशीट में हम सरकार और उसके संस्थाओं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा के बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट बच्चों। हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर सरकार को केंद्र या संघ की सरकार कहा जाता है। बच्चों, हमने दो तरह की सरकार अपने देश में देखी है। राज्य स्तर पर जो सरकार होती है एक, और एक पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो पूरे देश के लिए सरकार होती है केंद्रीय स्तर पर। तो जो हमारी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो पूरे देश के लिए सरकार काम करती है उसे हम केंद्र सरकार या फिर संघ की सरकार कहते हैं। केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण फैसलों में मुख्य भूमिका निभाने वाली संस्थाएं। अब ये जो सरकार, केंद्र सरकार है, वो अकेले काम नहीं करती। इस सरकार के साथ इसके जो फैसले हैं उसमें इसका साथ निभाती हैं कुछ संस्थाएं जो हैं विधायिका, यानी कि कानून बनाने वाली। ये संस्था जो है कानून बनाती है। कार्यपालिका, इसका काम है कानून का पालन कराने वाली संस्था या फिर कानून को लागू करना, इसका काम है। तीसरा है बच्चों न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम है कानून की सही समीक्षा करना, कि जो न्याय दिलाना एक तो इसका काम है। दूसरा कि कानून जो है वो सही बना है या नहीं है, उसकी समीक्षा ये करता है कि सही कानून है या नहीं। अब ये जो राजनीतिक संस्थाएं होती हैं इनकी हमें ज़रूरत क्यों होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं आदि मुहैया कराने की जिम्मेदारी होती है। अब जो सरकार है उसकी ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो नागरिकों की सुरक्षा का ध्यान रखे, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं दें। वह टैक्स इकट्ठा करती है और सेना, पुलिस और विकास के कार्यों पर खर्च करते हैं। जो हमारे देश की जो सेना काम करती है, पुलिस काम करती है हमारे लिए, और देश के विकास कार्यों पे इस टैक्स को इकट्ठा करके वो इन कार्यों में लगाती है। इस तरह के कामों को विभिन्न संस्थाओं द्वारा किया जाता है और ये सभी जो कार्य होते हैं ये अलग अलग संस्थाओं के द्वारा किए जाते हैं। अब बच्चों, इसीलिए हमें इन राजनीतिक संस्थाओं की ज़रूरत पड़ती है कि हमारा जो देश है वो सुचारू रूप से कार्य कर सके और देश जो है विकास कर सके, लोकतंत्र सही ढंग से चल सके, समानता, स्वतंत्रता देश में बनी रही। अगर ये संस्थाएं नहीं होंगी तो बच्चों क्या होगा, देश जो है सही से काम नहीं कर पाएंगे। जो पुलिस है हमारे देश में और जो कानून है अगर वो सही से काम नहीं होंगे तो लोग क्या करेंगे, अपनी मनमानी करने लग जाएंगे इन संस्थाओं की कमी में। सरकार का जो है डिसीजन लेने का हक नहीं रहेगा, कोई जो तानाशाही में बदल जाएगा हमारा जो देश है, क्योंकि चुनाव नहीं होंगे और जो भी कार्य होंगे वो कैसे होंगे, कोई एक, फिर अगर किसी का अधिकार नहीं होगा, ये संस्थाएं नहीं होंगी, काम नहीं बटे होंगे तो किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो सकते हैं और ये लोकतंत्र जो है वो हमारा समाप्त हो जाएगा इस तरह से। तो इसीलिए ताकि लोकतंत्र ठीक से काम करें और बड़े फैसले लेने में देश के सभी प्रमुख अधिकारी शामिल हो सकें, इसीलिए इन संस्थाओं की, हमें राजनीतिक संस्थाओं की ज़रूरत होती है। आप खुद ही देखो बच्चों, जैसे अगर हम स्कूल का एग्ज़ाम्पल लें तो जो स्कूल है वो अकेला प्रिंसिपल नहीं चला सकते हैं। हमारे स्कूल में भी हर एक क्लास के लिए क्लास टीचर्स होते हैं, फिर उसके लिए बाद उनकी हेल्प के लिए भी मॉनिटर्स भी होते हैं कि हमारा जो स्कूल है वो अच्छे से चल सके। इसी तरह से अगर जो हमारे क्लास टीचर्स हैं, जो मॉनिटर्स हैं, वो सही से काम ना करें तो क्या होगा, हर काम होगा ही नहीं, ठीक से चल ही नहीं पाएगा स्कूल। इसी तरीके से अगर हम घर की बात करें बच्चों, आपने भी देखा होगा कि जो हमारे घर हैं उसमें भी काम बटे होते हैं कि मम्मी जैसे हमारी वो खाना बनाती है, भाई जो है वो बाहर मार्केट का काम कर रहे हैं, पापा बाहर अपना जॉब कर रहे हैं। इस तरीके से अलग अलग, मम्मी भी कहीं, दोनों घर के जो है मम्मी पापा जॉब कर रहे हैं, तो सबके काम बटे हुए हैं। लेकिन अगर हर कोई अपने अपने ये काम ना बांटें तो क्या होगा, कोई कोई काम कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, सारा जो काम है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए देश के जो हर कार्य हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको सही ढंग से सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें इन राजनीतिक संस्थाओं की ज़रूरत होती है। अब ये जो संस्थाएं हैं वो तो काम करती हैं, लेकिन इन संस्थाओं में कौन लेता है, कौन इनका हेड होता है? तो इन संस्थाओं में निर्णय लेने वाले प्रमुख अधिकारियों में सबसे ज़रूरी, सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे राष्ट्रपति, जो देश के मुखिया माने जाते हैं। तो जो कि औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है और ऑफिशियली जो हमारे राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, वो देश के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। इनकी आज्ञा के बिना कोई काम नहीं होता है, इनके सिग्नेचर के बिना हम देश का कोई भी निर्णय नहीं ले पाते हैं। उसके बाद है बच्चों प्रधानमंत्री। सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करते हैं। हमारे मुखिया तो राष्ट्रपति हैं,
लेकिन अधिकांश जो अधिकार हैं, जो शक्तियाँ हैं, वो किसे मिली हुई है बच्चों? प्रधानमंत्री को। जो सरकार के काम है वो प्रधानमंत्री देखते हैं, तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में राष्ट्रपति से सिफारिश करता है। और जो भी हमारा कैबिनेट है, मंत्रिमंडल जो चुना जाता है, वो भी प्रधानमंत्री के द्वारा चुना जाता है और राष्ट्रपति की सिफारिश में ये इनका निर्माण होता है मंत्रिमंडल का। जो हमारे शिक्षा मंत्री हो गए, गृह मंत्री हो गए, विदेश मंत्री हैं हमारे, कृषि मंत्री, इस तरह से जो भी गठन होता है वो सब किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री द्वारा। थर्ड है हमारा संसद। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलकर बनती है। जो संसद है बेटा वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा इन तीनों से मिलकर बनते हैं। ये तीनों संसद का हिस्सा हैं। राष्ट्रपति दोनों सदनों का सदस्य नहीं होता, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, लेकिन फिर भी जो संसद है उसके फैसले जो है इनकी मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं। जब तक राष्ट्रपति की परमिशन नहीं होगी तब तक वो फैसला लागू नहीं होगा। उसके बाद है बेटा लोकसभा बनाम राज्यसभा। अब लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बात करते हैं। जो लोकसभा है बच्चों हमारी, उसको हम निम्न सदन के नाम से जानते हैं और राज्यसभा को हम उच्च सदन के नाम से जानते हैं। लोकसभा जो है ज़्यादा शक्तिशाली है, राज्यसभा के पास उतनी पावर्स नहीं है जितनी लोकसभा के पास है। हमारे संविधान में राज्यसभा को राज्यों के संबंध में कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं। जो राज्यसभा है उसको राज्यों के संबंध में विशेष अधिकार मिले हुए हैं, और जो लोकसभा है वो बड़े स्तर पर, देश के स्तर पर निर्णय लेते हैं। लेकिन अन्य अधिकतर मामलों में सर्वोच्च अधिकार लोकसभा के पास है। जो बाकी अधिकतर जो मामले हैं उसमें जो भी ज़्यादा सर्वोच्च जो अधिकार है वो किसके पास है बच्चों? लोकसभा के पास, जो फैसले लेने का अधिकार है। किसी भी सामान्य कानून को पारित करने में दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद होता है तो लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना रहती है। अब मान लो कोई कानून बनाया जा रहा है, उसको पास करने में अगर दोनों भी सदनों में, राज्यसभा लोकसभा में कोई मतभेद होता है, इन दोनों का जो है जो विचार है वो नहीं मिलते हैं, डिस्प्यूट है इन दोनों के बीच में किसी बात को लेके, तो जो लोकसभा जो बात कहेगी, लोकसभा के विचारों को प्राथमिकता मिलेगी, उसकी बातों को माना जाएगा। दूसरा है बच्चों पैसे के मामलों में लोकसभा द्वारा पारित बजट या कानून को राज्यसभा सिर्फ 14 दिनों तक अपने पास रख सकती है और सुझाव दे सकती है, जबकि लोकसभा को अधिकार है कि वह उन सुझावों को माने या ना माने। अब लोकसभा के द्वारा कोई भी मनी बिल या बजट या कानून को पास किया जाता है पैसे के मामले में, तो राज्यसभा उस बिल को खारिज नहीं कर सकती, सिर्फ 14 दिन तक वो अपने पास रख सकती है, और अगर उसको लगता है कि इसमें कोई चेंजेस होने चाहिए तो अपने सुझाव, अपने सजेशंस दे सकते हैं कि इस बिल में ये चेंजेस होने चाहिए। अब वो लोकसभा की मर्जी है, लोकसभा को पूरा अधिकार है, वो उन सुझावों को माने या ना माने, या तो चेंजेस करके पास करे या फिर एज इट इज़ पास कर दे। तो इस तरह से देखा जाए तो राज्यसभा के पास तो कोई पावर है ही नहीं। अब वो चेंज उन्होंने सजेस्ट भी कर दे, लेकिन लोकसभा उस बिल को यूं का यूं पास कर दे जैसे वो बना हुआ था, और राज्यसभा सिर्फ 14 दिन तक रखा है, लेकिन 14 दिन के बाद तो वो फिर भी लागू हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो लोकसभा जो है इन सब मामलों में ज़्यादा अधिकार रखती है, ज़्यादा शक्तिशाली है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोकसभा मंत्री परिषद को नियंत्रित करती है। जो मंत्री परिषद है हमारे, जो कैबिनेट है मिनिस्टर्स की, तो उसको कौन नियंत्रित करता है? लोकसभा का कंट्रोल होता है। सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल है। अब सरकार जो है हमारी कैसे बनती है? जिसको बहुमत मिलता है जिस पार्टी को, तो प्रधानमंत्री भी इसी तरह से वही बनता है जैसे जिसको लोकसभा में बहुमत हासिल हो। आधे से ज़्यादा सदस्य अगर फेवर करें, बहुमत कहते हैं, जैसे मान लो अगर 100 सदस्य हैं तो 100 का जो है 51%, यानी कि 51 मेंबर्स अगर फेवर में बोलते हैं तो ये बहुमत आ जाता है। ठीक है, 51 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम कितने चाहिए? 51 वोट चाहिए। अब लोकसभा के सदस्य जो हैं वो अगर बहुमत दे देते हैं तो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। लोकसभा के आधे से अधिक सदस्य यह कह दें कि उनको मंत्री परिषद पर विश्वास नहीं है तो प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को पद छोड़ना पड़ेगा, जबकि राज्यसभा को ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अब लोकसभा के जो आधे से ज़्यादा सदस्य यानी कि बहुमत ये कह दे कि जो मंत्री परिषद है, जो सरकार है, वो सही से काम नहीं कर रही है और हमें इन पर विश्वास नहीं है, इनके कामों पे, तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। और इसके पास होने की वजह से, बहुमत से हासिल होने से कि हमें सरकार पर विश्वास नहीं है,
प्रधानमंत्री के साथ साथ जो भी मंत्री हैं उन सबको अपना पद छोड़ना पड़ेगा, सरकार गिर जाएगी। जबकि राज्यसभा में ऐसी कोई भी अधिकार उनको नहीं मिले हुए हैं। अब बच्चों जो लोकसभा है उसमें राष्ट्रपति जो है 2 सदस्य एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। इसी तरह से जो राज्यसभा है उसमें 12 सदस्यों को मनोनीत करता है जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स होते हैं। और जो लोकसभा है बच्चों वो जो हर 5 साल में भंग हो जाती है। हर 5 साल बाद दोबारा चुनाव होते हैं लोकसभा के लिए और नए सदस्यों को चुना जाता है। लेकिन जो राज्यसभा है वो एक स्थायी संस्था है, स्थायी सदन है। इसके लिए जो ये है इसको भंग नहीं किया जाता। हर 2 साल में 1/3 नए मेंबर्स चुने जाते हैं और जो पुराने होते हैं वो धीरे धीरे रिटायर होते हैं। 6 साल का उनका कार्यकाल होता है। तो ये स्थायी सदन है, इसमें कोई भंग नहीं होता है ये सदन। आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। अगर कोई डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अब इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, देश की केंद्र सरकार से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख संस्थाओं के नाम बताओ। तो इसका आंसर है बच्चों, हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर सरकार केंद्रीय संघ की सरकार कहा जाता है। इसकी प्रमुख संस्थाएं निम्न है। पहला विधायिका, कानून बनाने वाली संस्था। दूसरा कार्यपालिका, कानून का पालन करने वाली संस्था। तीसरा न्यायपालिका, कानून की सही समीक्षा करने वाली संस्था। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों है। किसी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता होती है। इन पर ही नागरिकों की सुरक्षा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं आदि मुहैया कराने की जिम्मेदारी होती है। देश के विकास के लिए, शांति, समानता तथा स्वतंत्रता के लिए, लोकतंत्र की सफलता आदि के लिए इन संस्थाओं की आवश्यकता होती है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, संस्थाओं के प्रमुख निर्णय लेने में कौन कौन अपनी भूमिका निभाते हैं। इसका आंसर है हमारा, संस्थाओं के प्रमुख निर्णय लेने में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री तथा संसद प्रमुख भूमिका निभाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है, बताइए। लोकसभा और राज्यसभा में निम्न अंतर है। पहला, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। दूसरा, राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं लोकसभा में, जबकि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। थर्ड, लोकसभा हर 5 साल में भंग हो जाती है और राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यह भंग नहीं होती है। फोर्थ है, लोकसभा अधिक शक्तिशाली है, राज्यसभा कम शक्तिशाली है। फिफ्थ है हमारा, लोकसभा में 543 + 2 543 जमा में 2 सदस्य होते हैं, 2 यहाँ पर मनोनीत सदस्य होते हैं, तो टोटल 545 सदस्य होते हैं लोकसभा में। और राज्यसभा में 233 चुने हुए तथा 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं। इस तरह से राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं कुल और लोकसभा में होते हैं 545। तो यहाँ पर हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है बच्चों। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। अगर आपको ये वर्कशीट समझ आ गई है और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। बाय बाय बच्चों, हैव अ गुड डे प्यारे बच्चों।